गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज आप लोगों ने ग्रुप में बहुत कुछ डिमांड किया, बहुत कुछ आप लोगों ने अपनी तरफ से कहा भी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ज़रूर कहूँगा आप लोगों को। ठीक है, जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखिए, आज आपका जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1, ठीक। अब यूनिट 1 में जितने भी आपके छोटे छोटे जो आपको लिखने हैं, ठीक है, टर्मोलॉजी से रिलेटेड जो है, जिसको आप शब्दावली कहते हैं, ठीक है, इसको मैं आज कवर करूंगा। हालांकि काफ़ी कुछ मैंने उसमें कराया हुआ है, लेकिन मुझे जो ध्यान में है, चूंकि मैं अभी बाहर हूँ, ठीक है, तो मुझे जो ध्यान में है, जो बचे हुए हैं, मैं उसको आज कोशिश करूंगा ख़त्म हो जाए यूनिट 1। बाकी आपका यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट वाइज ही जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको मैं कवर करूंगा। और जैसा ग्रुप में भी मैंने बता दिया है कि अभी मैं चूंकि बाहर हूं तो क्लास एप्लीकेशन पे नहीं जा पा रही, चूंकि सिस्टम दूसरे का है, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्लास में ले रहा हूं और वो लिंक आपके ग्रुप में भी जाएगा। कोशिश करें आप यूट्यूब पे जुड़ कर देख लें, ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन यहाँ से मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं लाइव भी लूँगा, तो लाइव में आप आमने सामने होंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तीसरी बात ये कि कोर्स मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म होगा, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी मैं आपको दूंगा। चौथी चीज़ ये कि जो बच्चे ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं मेरी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, आप अपना नंबर ग्रुप में डालिए। आप 6 महीना, 1 साल, जितने की वैलिडिटी चाहते हो ले लो, ठीक है, विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी प्राइस, ठीक है। पांचवी बात ये है कि मुझे पैसे का बहुत वो नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मैं आपकी चीज़ों को टाइम पे दूं, आप रिजल्ट में उससे दे पाओ, ठीक है। आप जितने भी बच्चे अभी हैं, मैं आपसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा ना, अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब मुझे उसे बहुत बड़े लेवल पे करना होगा तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य ये है कि आप जितने भी मुझसे जुड़े हैं, आप किसी भी तरह की अपने मन में निराशा मत लाइए। मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अपनी जो डिमांड है कि सर ये टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है या ये टॉपिक सर करवा दो, ठीक है। जो बचे हुए पहले तो मैं उसको करवा ही रहा हूँ, मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को आपको रिपीट करना है या कोई टॉपिक आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं समय निकाल के किसी भी प्रकार से मैं आपकी उन चीज़ों को फुलफिल करूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर 2 क्लास में ले पाऊँ आपके लिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, चूँकि जहाँ भी अभी आया हूँ मैं बाहर हूँ, तो उनके चैनल पे अगर मुझे उनके, चूँकि वो परमिशन नहीं देंगे, चूँकि उनका कहना है भाई मेरे पे आप लीजिए, तो अगर उनके पे भी मुझे लेना पड़ा तो मैं हरियाणा मेंस के बच्चों की जो प्रैक्टिस है मेंस ओरिएंटेड, वो मैं करा दूंगा वहाँ, कि आप मेंस कैसे लिखोगे। चूँकि वो यूपीएससी का चैनल है तो यूपीएससी लिखा रहेगा उस पर, लेकिन वो आपके लिए भी रहेगा, ठीक है, आपको ही ध्यान में रखकर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। लेकिन पहली कोशिश ये है कि मैं अपने लिए अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आज पहले सिलेबस की मैं बात करूंगा। मैं, आपने जो मुझे भेज रखा है उसमें मैं एक एक शब्द को जो है कोशिश करता हूं क्रम से, जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको जो है कवर करने की, ठीक है। तो एक टर्मोलॉजी है आपकी अमरम, ठीक है। सबसे पहली टर्मोलॉजी है अमरम। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसे जरा सा देखिए, ठीक है। अमरम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए, आप लिखेंगे यहां कि विजयनगर यह विजयनगर राज्य में प्रमुख सैनिकों को प्रमुख सैनिकों को प्रमुख सैनिकों को वेतन के बदले, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख सैनिकों को वेतन के बदले, एक सेकंड, प्रमुख सैनिकों को वेतन के रूप में आप कह सकते हैं, प्रमुख सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली
भूमि है। दी जाने वाली भूमि अनुदान है, अनुदान है। ठीक है, आपने इसको व्याख्या कर दिया, फिर आप आगे बताएंगे इसे प्राप्त करने वाला, इसे प्राप्त करने वाला, इसे प्राप्त करने वाला अमर नायक कहलाता था, अमर नायक कहलाता था। अब देखो, अब आपको अगर अच्छा नंबर लेना हो, ठीक है, यदि आपको अच्छा नंबर लेना हो तो इसे अन्य चीजों से भी जोड़ो। इस तरह के सिस्टम और भी जहां पे हो वहां भी इन चीजों को क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, इसी तरह ध्यान दीजिए, अब आप कहिए इसी तरह, इसी तरह सातवाहन, सातवाहन वंश में प्रारंभ भूमि अनुदान से, प्रारंभ भूमि अनुदान से, प्रारंभ भूमि अनुदान से पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद, सामंतवाद का विकास हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मराठा राज्य में, मराठा राज्य में, इसके अतिरिक्त मराठा राज्य में मोकाशा, मराठा राज्य में मोकाशा एवं 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 सल्तनत काल में, सल्तनत काल में इक्ता तथा मुगल काल में जागीर व्यवस्था, जागीर, मुगल काल में जागीर का अनुदान, अनुदान इस व्यवस्था से लगभग मिलता है, इस व्यवस्था से लगभग मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस व्यवस्था से लगभग मिलता है। लगभग शब्द इसलिए लगाइएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट वही नहीं है जो अमरम है, अमरम से थोड़ा इनमें अंतर है, इनके चैलेंजेज अलग हैं, वहां केवल सैनिकों को दिया जा रहा है, तो यहां लगभग शब्द आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा परफेक्शन हो जाएगा। तो आप यहां पे सारी चीजों को जोड़ के एक बेहतर नंबर आप ले सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, फिर अगला जो आपकी है, अगला जो आपका, अगली जो आपकी टेक्नोलॉजी, अगला जो टर्म है, एक सेकंड मैं देखता हूं अगला टर्म क्या है आपका। तो अगला टर्म है आपका जजिया। ठीक है, जितना मैं देख पा रहा हूं अगला है आपका जजिया। जजिया क्या है? चलिए जरा जजिया को भी देख लेते हैं। जजिया क्या है? जजिया इसको आप लिखेंगे, यह इस्लामिक, इस्लामिक राज्य में, यह इस्लामिक राज्यों में, ध्यान से देखिएगा, इस्लामिक राज्यों में गैर, गैर इस्लामिक लोगों से, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा, गैर इस्लामिक लोगों से। गैर इस्लामिक लोगों में मतलब जिसमें इस्लाम ना मानने वाले लोग होते हैं, जैसे हम लोग थे। ठीक है, गैर इस्लामिक लोगों से, यह इस्लामिक राज्यों में गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाने वाला, गैर इस्लामिक लोगों से, एक सेकंड, गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। लिया जाने वाला क्या है? धार्मिक कर है।
लिया जाने वाला धार्मिक कर है जिसका उल्लेख शरीयत में किया गया है। जिसका उल्लेख किसमें है? शरीयत। शरीयत माने इस्लामिक कानून। जिसका उल्लेख शरीयत में किया गया है। जिसका उल्लेख शरीयत में किया गया है। इसके बदले इसका भुगतान करने के बाद व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने एवं राज्य में रहने का हकदार हो जाता है। एवं राज्य में रहने का हकदार हो जाता है। एवं राज्य में रहने का हकदार हो जाता है। यानी वो भाई टैक्स देता है तो बदले में कुछ तो उसे मिलेगा ना। तो यह अगर जो भी जजिया टैक्स देता है तो उसे ये राइट हो जाता है वो अपने धर्म का अनुपालन कर सके और उस राज्य में वो रह सके। अब आप यहां बता दीजिए कि सर्वप्रथम, इसको आप पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। सर्वप्रथम इसे लागू किसने किया भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम लागू करता है। फिर आप इसे जो है आप FST फिरोज शाह तुगलक से दिखा दीजिए कि उसने ब्राह्मणों पर भी इसे लागू कर दिया। फिर आप जो है आ जाइए अकबर के समय, तो आप बता दीजिए कि भाई अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था 1564 में। फिर आप बता दीजिए कि औरंगजेब इसे दोबारा लागू कर देता है। औरंगजेब ने पुनः लागू किया 1679 में। फिर इसे जो है बहादुर शाह और जहादर शाह ने इसे हटाया भी, लागू भी किया। और अंततः जो है ये खत्म करने का काम कौन करता है? तो खत्म करने का काम इसे किया था बच्चों मोहम्मद शाह रंगीला ने। अस्थायी रूप से इसे समाप्त किया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अस्थायी रूप से समाप्त मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। ठीक है, ये हो गया आपका जजिया हो गया। ठीक है, अब देखो जजिया के बाद आपका है तकावी ऋण। तकावी क्या है? तकावी क्या है? आइए जरा देखिए तकावी। देखिए यह राज्य द्वारा किसानों को कृषि, पशुधन, ध्यान दीजिएगा एक एक टर्म, पशुधन, व्यवसाय आदि के लिए दिया जाने वाला एक अग्रिम ऋण है। एक क्या है? अग्रिम ऋण। दिया जाने वाला एक क्या है? अग्रिम ऋण है। ठीक है, दिया जाने वाला एक अग्रिम ऋण है। ठीक है, जिसे यमबीटी, आप लिखना सल्तनत काल में यमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे यमबीटी ने सर्वप्रथम दिया। इसी तरह सौंदर्य ऋण भी, इसी तरह का सौंदर्य ऋण भी
होता था। वर्तमान में इसकी तुलना केसीसी कार्ड के ऋण से कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। वर्तमान में इसकी तुलना केसीसी कार्ड से, केसीसी ऋण से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, हाथ दर्द कर रहा है लिखते लिखते, तो ये आप इस तरह से वर्तमान से इसकी तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केसीसी पर भी ब्याज की दर बहुत कम होती, 4%, और तकावी पर भी ब्याज की दर जो है बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने आपको ये बता दिया कि किसने शुरू किया, किस लिए दिया जाता है, इसकी टर्म क्या होती है, ठीक है, और इससे मिलते जुलते क्या है। यहां एक लाइन आप जोड़ दीजिएगा, यह सामान्यतः प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दिया जाता है, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे आप 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, वो आप एग्जाम्पल यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है आपका, अब इसमें कहीं डाउट रहे ना तो आप ऑफलाइन कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। कहीं आपको डाउट रहे तो ऑफलाइन कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका मददे माश। ये क्या है, तो आप कहेंगे इसको कि मुगल काल में धार्मिक व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों, एवं बुद्धिजीवियों को दिया जाने वाला राजस्व भू अनुदान था। ध्यान दीजिएगा, राजस्व भू अनुदान था। इसी तरह प्राचीन काल में देवदान, ब्रह्मदेय, अग्रहार भूमियां प्रदान की जाती थी, दी जाती थी। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल आप करने की कोशिश मत करिएगा, दी जाती थी, ठीक है, दी जाती थी। समझ गए कि नहीं आप, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा आप लिखिएगा कि मददे माश भूमि वंशानुगत, मददे माश भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था, अधिकार होता था। इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना था। धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना था। इसे मिल्क एवं सयूरगाल भी कहते हैं। इसे मिल्क एवं सयूरगाल भूमि भी कहते हैं। इसे मिल्क एवं सयूरगाल भूमि भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नोट डाउन करते जाइएगा सब जो है। चलिए अब आते हैं आपके सयूर। एक है आपका टर्म है सुलहे कुल। सुलहे कुल, ठीक है। चलें आगे। सुलहे कुल, ठीक है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण शांति। इसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण शांति एवं सार्वभौमिक शांति है। सार्वभौमिक शांति है। यह अकबर द्वारा, यह अकबर द्वारा यह अकबर द्वारा यह अकबर द्वारा प्रारंभ, यह अकबर द्वारा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए की गई थी। शांतिपूर्ण सह स्थापित करने के लिए किया गया। यह अकबर की धार्मिक सहिष्णु नीति को दर्शाता है। यह अकबर की धार्मिक सहिष्णु नीति को दर्शाता है। धार्मिक सहिष्णु नीति को दर्शाता है। इसकी तुलना अशोक के धम्म से कर सकते हैं। इसकी तुलना अशोक के धम्म से कर सकते हैं। इसकी तुलना अशोक के धम्म से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा धम्म था, धम्म में भी क्या था, सभी धर्मों के सार तत्व को लेकर अशोक ने धम्म बनाया था और धम्म के माध्यम से उसने सभी धर्मों को क्या किया, जोड़ दिया। वही चीज अकबर ने किया। अकबर ने इबादत खाना बनाई 1575 में, उसमें धर्म को सुनना शुरू किया। 78 में सभी धर्मों के लिए ओपन किया उसने, सारे धर्म के लोगों को बुलाया और सुनने के बाद उसने कहा कि सभी धर्म केवल आंशिक रूप से सत्य हैं। इसलिए उसने सभी धर्मों को मिलाने के लिए उसने
क्या किया, सुलह कुल की घोषणा किया। तो इसकी तुलना अशोक के धम्म से कर सकते हैं, अशोक के धम्म से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अगला जो है आपका अगला है आपका तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी, ठीक है। अगला है आपका तुर्काने चहलगानी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कि यह इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 गुलाम अमीरों का दल था। 40 गुलाम तुर्क अमीरों का दल था। चालीस गुलाम तुर्क अमीरों का दल था, जो अपनी तरह का पहला अस्थाई मंत्रिपरिषद था सल्तनत काल का, जो सल्तनत प्रशासन का, जो सल्तनत प्रशासन का प्रथम अस्थाई मंत्रिपरिषद था। अस्थाई मंत्र परिषद था। इसके द्वारा जो है, इसका सल्तनत की राजनीति एवं प्रशासन, सल्तनत की राजनीति एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रशासन में, सल्तनत के राजनीति एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बलबन ने अपने कार्यकाल में क्या किया था, समाप्त किया था। इसे बलबन ने अपने कार्यकाल में समाप्त किया। इसे बलबन ने अपने कार्यकाल में समाप्त किया। ठीक है, इसे बलबन क्या करता है, अपने कार्यकाल में समाप्त कर देता है। अब यहां पे आप टैग लगा सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, बनाने का। तो अगर आप यहां बता दें इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये था संतुलन स्थापित करना। भाई आप भी तो गुलाम ही थे ना, अगर बाकी गुलामों को आप कुछ नहीं देंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी ना। तो संतुलन बनाना, अपने प्रति वफादार तैयार करना, अपने प्रति वफादार तैयार करना। बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा, अपने प्रति वफादार तैयार करना, ठीक है। और प्रशासन संचालन, प्रशासन संचालन, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया तुर्काने चहलगानी। अगला है आपका खिलाफत। अगला जो आपका टर्म है वो है आपका खिलाफत, ठीक है, वो है आपका खिलाफत शब्द। चलें आगे।
नोट डाउन करिए, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला टर्म है आपका खिलाफत। खिलाफत, ठीक है। खिलाफत में आप इसे क्या बताएंगे, खिलाफत क्या है, तो आप इसको बताएंगे यह इस्लाम से जुड़ी हुई एक राजनीतिक, इस्लाम से जुड़ी एक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। इसका प्रमुख खलीफा था, जिसका पद पैगंबर के बाद सबसे महत्वपूर्ण था, पैगंबर के बाद सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है। खलीफा द्वारा राजनैतिक प्रशासन का अधिकार सुल्तान को प्रदान करने के लिए, सुल्तान को देने के लिए खिलियत प्रदान की जाती थी, देने के लिए खिलियत देता था। क्योंकि जब खिलियत मिलती थी तभी इस्लामिक जनता सुल्तान को अपना क्या मानती थी, अपना शासक मानती थी। तो खिलियत कौन देता था, खलीफा देता था। तो इसका मतलब हुआ कि खिलाफत जो है वो एक राजनैतिक धार्मिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसका संचालन कौन करता था, खलीफा करता था। ठीक है। खलीफा जो है पैगंबर मोहम्मद का क्या है, उत्तराधिकारी है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह इस्लामिक शासन व्यवस्था जहां भी विस्तारित रही, अफ्रीका में, भारत में, स्पेन में, जहां भी विस्तारित रही, वहां पर शासन संचालक को खलीफा जो है अपनी तरफ से क्या देता था, खिलियत देता था। ठीक है। खलीफा अपनी तरफ से उसे खिलियत प्रदान करता था। तो ये हो गया आपका खिलाफत। अब आपका क्या रह गया इसमें, एक सेकंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब है आपका जजिया, जकात, मदद मास हो गया, अमरम हो गया, और मदरसा मकतब, चौथ सरदेशमुखी। चलिए कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दें, फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है। आइए अब देखिए चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी, तो
आप इसमें क्या बताओगे? आप पहले बताएंगे कि यह मराठा राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का कर है। क्या कहेंगे? एक प्रकार का कर है। एक प्रकार का कर है जिसका उल्लेख मराठा बखार साहित्य में किया गया है। जिसका उल्लेख मराठा बखार साहित्य में किया गया है। जिसका उल्लेख मराठा बखार साहित्य में किया गया है। ठीक है, अब यहां पे आप बताइएगा पहले चौथ शिवाजी द्वारा, यहां कामा दीजिएगा, चौथ शिवाजी द्वारा सुरक्षा के बदले चौथ शिवाजी द्वारा सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला उत्पादन का 1/4 था। उत्पादन का 1/4, या आप 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, यह अधिकतर गैर मराठा क्षेत्र से लिया जाता था। अधिकतर गैर मराठा क्षेत्र से लिया जाता था। गैर मराठा क्षेत्र से लिया जाता था। ठीक है, फिर आप सरदेशमुखी बता दीजिए। सरदेशमुखी, यह शिवाजी द्वारा सबसे बड़ा सरदेशमुख होने के कारण, शिवाजी द्वारा सबसे बड़ा सरदेशमुख होने के कारण, सबसे बड़ा सरदेशमुख होने के कारण अन्य सरदेशमुखों से आय का 10% लिया जाता था। उनकी कुल आय का 10%। उनकी कुल आय का 10% होता था। ठीक है, तो ये आपने बता दिया चौथ और सरदेशमुखी। अब इसके बाद आपका आता है, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड।
ब्लड रिपोर्ट देख रहा था, तबीयत ख़राब है, कल हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी की रिपोर्ट मंगाया हूँ, वही देख रहा था बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ, अगला क्या है आपका? अगला है आपका, एक तो ये है, अगला है आपका मनशब। एक सीक्वेंस से चलते हैं। मददे-मास हो गया, अमरम हो गया, वतन। वतन बता दें आपको, वतन क्या है? ठीक है, एक छूटा हुआ ना ऊपर, इकता व्यवस्था और वतन, दो चीज़ें छूटी हैं। पहले वतन देखो क्या है। वतन, तो आप ये बताइए, यह एक प्रकार की जागीर है, यह एक प्रकार की जागीर है जो अकबर द्वारा राजपूतों को मनसबदारी में शामिल करने के लिए, राजपूतों को मनसबदारी में शामिल करने के लिए, राजपूतों को मनसबदारी में शामिल करने के लिए किया गया था, जो मनसबदारी के बदले दी जाने वाली वंशानुगत जागीर होती थी, जो मनसबदारी के बदले दी जाने वाली, मनसबदारी के बदले दी जाने वाली वंशानुगत जागीर होती थी, वंशानुगत जागीर होती थी। यह सामान्यतः उन्हीं के राज्य में दी जाती थी, सामान्यतः उन्हीं के राज्य में दी जाती थी, सामान्यतः उन्हीं के राज्य में दी जाती थी। ठीक है, अब इसी के साथ जागीर भी देख लो आप। जागीर क्या है? मुगल काल में वेतन के बदले बड़े मनसबदारों को, बड़े शब्द एकदम मेरे ही ध्यान रखना आप लोग, बड़े मनसबदारों को मुगल काल में वेतन के बदले बड़े मनसबदारों को दी जाने वाली या दिया जाने वाला या दी जाने वाली भू राजस्व अनुदान है। भू राजस्व दिया जाने वाली भू राजस्व है, जो दिए जाने वाले भू राजस्व है जो या ऐसे लिखिए, जिसे प्राप्त करने वाला मनसबदार, जिसे प्राप्त करने वाला मनसबदार जागीरदार भी कहलाता था। जिसे प्राप्त करने वाला मनसबदार जागीरदार भी कहलाता था। ठीक है, जिसे प्राप्त करने वाला मनसबदार जागीरदार भी कहलाता था। यह
जागीरदारी, यह जागीरदारी आगे चलकर मुगल पतन का कारण बनती है। आगे चलकर मुगल पतन का कारण बनती है। मुगल पतन का कारण बनती है। इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो? एकता व्यवस्था से। यहां पे आप इसकी तुलना एकता से कर सकते हो, सामंतवाद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्याप्त शब्द आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए। अब आपका बच रहा है इसमें एक आपका है मदरसा और मकतब। जकात पहले बता दें, जकात आपका रह गया है। जकात जागीर हो गया, जागीर। नोट करिए, इसको नोट करिए। हो गया, एक सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके नाडू पर। नाडू क्या है? नाडू देखिए, अब ये आप बताएंगे इसको कि चोलकालीन, यह क्या है? चोलकालीन प्रशासनिक इकाई है। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई है जिसका उल्लेख जिसका उल्लेख जिसका उल्लेख जिसका उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में है। 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 इसे उपक्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कोट्टम एवं उर क्योंकि यह कोट्टम एवं उर के बीच की प्रशासनिक इकाई है। उर के बीच की प्रशासनिक इकाई है। उर के बीच की प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, फिर आप यहां बता दीजिए कि नाडु का प्रमुख नट्टार होता था।
नाडु का प्रमुख नट्टार होता था। ठीक है, फिर एक शब्द दिया हुआ है जंगम, ये शैव शब्द है जंगम। ठीक है, सीमा होगी क्या, जरा पानी भिजवा देते। एक शैव शब्द है जंगम, नोट करिए इसे आप लोग। ला बेटा पानी देना था। टाइम हो गया। ठीक है, अगला शब्द है, टर्म है आपका जंगम। तो जंगम, अब इसको देखिए, आप कहेंगे यह अस्थावर विपरीत शब्द है। अस्थावर का विपरीत शब्द है जिसका अर्थ है चलता फिरता। जिसका अर्थ है चलता फिरता। इस शब्द का संबंध इस शब्द का संबंध शैव धर्म से है। संबंध शैव धर्म से है। इस शब्द का संबंध शैव धर्म से है। इसका उपयोग शैव धर्म को मानने वाले, इसका उपयोग जो है शैव धर्म को मानने वाले ऋषि मुनियों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शैव धर्म के पुजारियों के लिए होता है, जो भ्रमणशील होते हैं। इसीलिए इसके और भी अर्थ होते हैं। जैसे एक अर्थ तो आपने बता दिया चलता फिरता, एक अर्थ होता है इसका जो है गतिशील। एक अर्थ होता है इसका चर। ठीक है, चर। ठीक है, अब इसी तरह जैसे इनको जंगम साधु कहा जाता है, जो शैव मतावलंबी होते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं। इसी तरह आपकी जंगम संपत्ति भी होती है, जो चलती फिरती संपत्ति होती है, जैसे पैसा, सोना, गहना, ये आपकी क्या है, ये जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहे। जंगम का सीधा सा मतलब जंगम प्राणियों के लिए भी यूज किया जाता है, जानवरों के लिए भी यूज किया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवेबल हो, चलते फिरते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जंगम शब्द का अर्थ जो है
चलता फिरता या गतिशील है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए मनशब क्या होता है, मनशबदारी क्या होती है। मनशबदारी, मनशबदारी देखिए, यह अकबर द्वारा प्रारंभ प्रशासनिक, अकबर द्वारा प्रारंभ प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख अबुल फजल के आईन अकबरी में है, जिसका उल्लेख अबुल फजल के आईन ए अकबरी, जिसका उल्लेख अबुल फजल के आईन ए अकबरी में है। इसका प्रचलन सर्वप्रथम मध्य एशिया में हुआ, मनशबदारी के अंदर जात एवं सवार होता है। जात पद का संकेत करता है, जबकि सवार उत्तरदायित्व का, सवार उत्तरदायित्व का। ठीक है, मतलब जैसे 5,000 मनसबदार हो गए, आपको 5,000 मनसबदार घोषित कर दिया गया, तो मतलब 5,000 जात आपको दिया गया। जैसे एसडीएम, तो एसडीएम की जो पे स्केल है वो जात है, और जो उसका कार्य है वो सवार है। तो 5,000 का जात आपने पाया, तो 5,000 आपको घुड़सवार रखने होंगे। तो घुड़सवार रखना क्या है? उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनशब। अब क्या रह गया आपका जो है, एक सेकंड, नाडू बता दिया मैंने। देशमुख उलेमा फरमान। देखो देशमुख तो आप लिख सकते हो, देशमुख आप बता देंगे कि देशमुख, देखिए बता सकते हैं आप कि सल्तनत कालीन ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा प्रशासनिक पद है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा प्रशासनिक पद है जिसे राजस्व
वसूली का राजस्व वसूली का दायित्व भी प्राप्त था। इसके बदले देशमुख को विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे नंबर 1, अपनी भूमि से कर मुक्ति, यानी अपनी भूमि पर इन्हें कर देने की जरूरत नहीं होती थी। नंबर 2, किस्मत ए खोती। नंबर 3, हकूक ए खोती। फिर आप नीचे बता दीजिएगा कि अलाउद्दीन ने ये सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अलाउद्दीन सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है। देशमुख की तरह ही पाटिल होते थे, उनको भी आप तुलनात्मक रूप से दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर आपका इसमें हो गया उलेमा धर्मगुरु होता था, आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है। प्रशासन में इनकी भूमिका होती थी। फरमान आदेश होता था। ठीक है। फरमान जो है शासकों द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का क्या है, आदेश है। ठीक है। जागीर मैंने बता दिया। एक चीज आपको बता दें, वो है आपका पोलीगर। पोलीगर कौन होते थे? पोलीगर ये पोलीगर कौन थे? ठीक है। तो पोलीगर आपके दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं, खासतौर से विजयनगर साम्राज्य से। कहते हैं दक्षिण भारत में क्षेत्रीय जो सैन्य राज्यपाल थे या सामंत थे, ठीक है, उनको पोलीगर कहा जाता है। और ये जो है आपके विजयनगर में भी थे और मदुरा में भी थे। मदुरा में इनको नायक कहा जाता था। ठीक है। नायक के रूप में जाने जाते थे। पलमय नामक क्षेत्र इनको दिया जाता था शासन करने के लिए, जिस क्षेत्र पर ये शासन करते थे। चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है। पोलीगर। ये दक्षिण भारत के सरदार, दक्षिण भारत के सामंती सरदार थे। इनका उल्लेख विजयनगर में दिखता है, में प्राप्त होता है, जबकि
मेरा हाथ दर्द करने लगा इतनी देर लिखते लिखते। जबकि पांड्य राज्य में, जबकि पांड्य राज्य में इन्हें नायक कहा जाता है, इन्हें नायक कहा जाता है। इनकी भूमि को पलयम, इनसे शासित भूमि को, इनसे शासित भूमि यानी जिन पर शासन करते थे ये, इनसे शासित भूमि को पलयम, पलयम कहते हैं। इनका कार्य, इनका उत्तरदायित्व, इनका उत्तरदायित्व क्या होता है? इनका उत्तरदायित्व नंबर 1 उस क्षेत्र पर शासन करना, नंबर 2 वहां पर जो है उस क्षेत्र पर शासन करना, कानून व्यवस्था देखना, सैन्य शक्ति रखना, ठीक है। आगे चलकर जो है इन्हीं पोलिगरों ने अपनी स्वायत्तता के लिए, अपनी स्वायत्तता प्राप्ति के लिए, पोलिगर विद्रोह भी किया था। पोलिगर विद्रोह, ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं पोलिगर विद्रोह। इसके बाद क्या रह गया आपका जो है, उलेमा बताने की ज़रूरत नहीं है, धर्मगुरु होता है। फरमान मैंने बता ही दिया, पोलिगर हो गया। सराय, सराय क्या होता है? सराय शेरशाह सूरी द्वारा बच्चों बनवाया गया एक ऐसा भवन है जो सामान्यतः जो है व्यापारिक रास्तों पर निर्मित होता था, जिसमें धार्मिक व्यक्ति, व्यापारी सभी वहाँ पे क्या होते थे? रुकते थे। अलग अलग धर्मों के लिए रहने की, ठहरने की उचित व्यवस्था होती थी। यही सराय आगे चलकर क्या हुए? एक बाजार के रूप में विकसित हुए। ठीक है, सराय जो है ये डाक चौकियों के रूप में भी काम करते थे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और चौथ हो गया, एक लाइन का लगभग मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, एक लाइन में जितने थे लगभग मैंने पूरा हो गया है। बाकी कोई बचा रहे तो आप बताइएगा। एक इसमें रह गया, वो है दस्तूर। ठीक है, दस्तूर जो है, दस्तूर में थोड़ा देखूंगा इसको। जैसे एक तो ये दस्तूर मतलब होता प्रथा, नियम, ठीक है, लेकिन ये इस्लामिक वर्ड से मुझे लग रहा है, तो इसको मैं देख लूँगा जो है। अब आपका जो दूसरे लाइन में, उसमें लगभग मैंने कराया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपनी वीडियो देख के उसमें देख लूँगा कि कौन कौन वर्ड्स अभी बचे हुए हैं। जैसे भारतवर्ष मैंने कराया है, सभा समिति कराया हुआ है, वर्णाश्रम व्यवस्था कराया, वेदांत कराया हूँ, पुरुषार्थ हुआ है, रहना हुआ है, ठीक है, और यज्ञ, और इसमें कुछ नहीं हुए हैं। तो एक बार मैं ना वीडियो देख लूँगा, तो इसमें से जो टर्म आपके नहीं हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए।
और मैं आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप आज यही चीज़ आप पहले कर लिए होते तो मैं पहले कर दिया होता, ठीक है। तो आप भी जो 1 2 बार 4 बार मैंने जूम पे बुलाया सबको, आप लोग भी नहीं आए कोई, ठीक है। तो आप अपनी समस्या खुद ही नहीं बताते हो, जब बताओगे तब सारा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, हर चीज़ निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। मैंने भी आपसे 2 3 बार जूम सेशन किया, मैक्सिमम 1 से 2 बच्चा जुड़ा, तो गलतियां आपकी भी बहुत सारी हैं, ठीक है। और रही बात आपके सिलेबस की, तो आप उसकी फ़िक्र मत लीजिए। दूसरी बात ये, किसी का कोर्स वैलिडिटी ख़त्म हुआ है उसकी भी फिक्र मत करिए, ठीक है। आपको मैं वो परमिटेड करवा दूंगा, आप ग्रुप में नंबर डाल देना, ठीक है। और बाकी और भी कोई तकलीफ़, कोई गिला शिकवा हो तो उसको ग्रुप में डाल देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। और देख लूँगा, जो भी जितना हो सकेगा उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाहर हूँ लेकिन मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक टैब मैं ख़रीद लूँ, तो रूम पर से मैं टैब से भी आपको मेंस की आंसर राइटिंग करा सकता हूँ। हरियाणा प्रोफेसर मेंस वालों को ज़्यादातर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अभी मैं प्रियॉरिटी उन्हीं को दूंगा, ठीक है। इधर 4 5 दिन हफ्ते भर, और हमारे जो नेट के बच्चे हैं वो नाराज़ ना हो, उनसे रिलेटेड कोर्स भी चलेगा, उन्हीं के साथ चलेगा, फ़ायदा होगा उनकी क्लासेस को देखकर आपको भी, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस थोड़ा उन बच्चों पे होगा जो मेंस दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका एग्ज़ाम है। और नेट जेआरएफ पे 1 हफ्ते बाद फुल फोकस कर दूंगा मैं। तो जो भी आपका बचा हुआ है, ऐसा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये बचा है तो मैं करूँगा उसको, ठीक है। और वर्ड हिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जनरली कोर्स में है नहीं, किसी एक बच्चे का है, तो मैं लास्ट में उसको जब करूँगा तो आप देख लेना, नाराज मत हो, ठीक है। कोई ऐसा कोर्स आएगा जिसमें जो है तो वो चीज़ें हो जाती। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के सेशन के लिए, धन्यवाद आप सभी को।